Mr. Akshay Sharma to all of you. Please welcome him with a big has secured rank 9 in this year HGS final selection. So first of all, we congratulate Akshay to you for this success, and please accept this small token of honor. So earlier you came here like an aspirant, and now you are a selected officer. So how was this journey, and what is the motivation behind this? जो भी आपने throughout your journey, जो भी आपने preparation phase में जो failures face किए हैं, जो motivation आपने maintain करके रखी है, तो हम चाहेंगे कि आप students को इसके बारे में सारा guide करें, ठीक है? So over to you. Good morning to all of you. Myself, Akshay, and I have secured rank 9. My occupation, I am a mechanical engineer, and from last 3 years, I was working in the private sector, and I have given UPSC, and this was my first in the HGS. Please use mic. So, Yes. journey like any journey, there were failures, there were times when you feel low, there were times when you feel high, not high in the sense of high, but more in the high. So, like any other person, I had my ambition and I have achieved that. So, I think it would be more preferable for me to, if you ask some questions, and then I can answer those questions for you, because you might have a lot of questions for me. So, just anybody can have questions. So, because about that, very nice. So, I will start with the prelim examination. So, prelim में जैसे आपको पता है कि there is 50% of the part is of current affairs and HPGK, and for HPGK there is a book of the Nimbus Academy, the 5-year examination pattern है, उसके अलावा की टेस्ट सीरीज जो होती है, it is very beneficial because काफ़ी questions उसी की लाइन पे आते हैं, जो ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसी टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आते बन जाते हैं. और करंट के लिए आप 1.5 ईयर का, मतलब अगर आपका जुलाई में एग्जाम होगा तो यू कैन गो फॉर द जनवरी 2020 से लेके अब तक के सारे करंट अफेयर आप कर लोगे, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. उसके अलावा हमारी पॉलिटी है, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत या DD बस जो आप पढ़ते हो पढ़ लो. द इकोनॉमी के लिए श्री रामा IAS का जो करंट मॉड्यूल आता है जो, उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS का मॉड्यूल आता है वो, और हिस्ट्री के लिए बेबी चंद्रा की बुक आती है हिस्ट्री की. मतलब पीपल समटाइम्स गो फॉर द स्पेक्ट्रम. द स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो हमारा मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे वो क्यों हो रहा है, दैट कांट बी कवर्ड बाय द स्पेक्ट्रम. सो आई वुड प्रेफर कि आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ो, बेबी चंद्रा, देन द स्पेक्ट्रम. ठीक है. उसके बाद हमारा ज्योग्राफी है. प्रीलिम की ज्योग्राफी में क्या है कि काफ़ी वास्ट करो, ठीक है, तो उसको जितना मर्जी पढ़ लो, पेपर में तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं जो कि हमने पढ़ा हुआ है. तो आई वुड प्रेफर कि आप कोई भी एक सोर्स लो, जैसे मैंने मास्टर की बुक ली थी ज्योग्राफी की, उस बुक को पढ़ कवर करो एंड प्रे कि जो आपका पेपर है वो उसी में से है. ठीक है. सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. मतलब जैसे इस बार 10 क्वेश्चन ऐसे ज्योग्राफी के, तो 3 क्वेश्चन मास्टर के क्वेश्चन थे, एंड आई स्कोर लाइक 126 मार्क्स इन प्रीलिम. सो आई थिंक आई वाज गुड इतना ज़्यादा ज्योग्राफी ना पढ़ के. ठीक है. उसके अलावा हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है, अपनी मिडिवल हिस्ट्री, प्रीलिम में नहीं पूछते, बहुत ज़्यादा पूछते ही नहीं है वो. ठीक है. वो मेंस में भी नहीं पूछेंगे, मेंस में कल्चर पार्ट पूछते हैं, तो प्रीलिम के लिए आप स्किप कर सकते हो इसको. एक आधा क्वेश्चन कोई आएगा तो किसी को भी नहीं आता होगा. ठीक है. उसके अलावा क्या बच गया प्रीलिम में, और कोई साइंस. ठीक है. साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 10 क्वेश्चन आते हैं एंड 10 की 10 भी हम कर सकते हैं उसके. ठीक है. तो आई वुड प्रेफर कि आप 10th की NCERT पढ़ लो, दैट वुड बी सफिशिएंट. मतलब लास्ट ईयर का मैं पेपर देखा था उसका, हमारा स्केचेस का भी, उसमें तो उन्होंने साइंस की NCERT की बुक की लाइन ड्रॉप करके डाल दी. सो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है. ठीक है. तो अगर प्रेफर कि आप 10th की NCERT पढ़ लो एंड प्रे टू गॉड की जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में है, क्योंकि अगर आपने जो नहीं पढ़ा वो नहीं आएगा फिर मतलब क्या ही हो सकता है ना, देन यू हैव लक इज बैड. बट प्रे कि आपका वो आ जाए. और एक दिमाग में रखना बात हो कि जब प्रीलिम को आप कर रहे हो ना सॉल्व, तो 55% से ऊपर आपके मार्क्स हैं, मतलब 110 से ऊपर जब मार्क्स आ जाए तो आप यू कैन स्विच किया, हाँ बस बहुत हो गया, मतलब ज़्यादा तक के नहीं मार्क्स अपने. बट फर्स्ट मेक द पॉइंट कि आपके 110 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं. ठीक है.
बिकॉज ये जो स्किलिंग है जो हमारे इसमें काफ़ी फैक्चुअल है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। तो देयर इज नो पॉइंट कि आप मतलब उसमें 5-10 क्वेश्चन तुक्के मारो कि इन दोनों में से मेरा ठीक मेरे को लग रहा है, इन दोनों में से मेरी गट फीलिंग आ रही है। डोंट गो फॉर दैट गट फीलिंग, वो बकवास ही होती है। सो जो आपको पता है उसको करो, और अगर आपको 55 के अराउंड क्वेश्चन आपको आ गए हैं देन मेक इट पॉइंट, ठीक है और ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है बस आराम से। उसके अलावा अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको एक्टिंग का प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। कोई इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर है, ज़्यादातर इंजीनियर थे, बेरोजगार सब इंजीनियर थे, बट स्टिल अगर कोई इंजीनियर नहीं है तो उसको एप्टीट्यूड में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो पिछले 5 साल के एप्टीट्यूड पेपर हैं उनको सॉल्व करो, दैट विल बी सफिशिएंट। क्योंकि 10 तक का वो आता है सिलेबस जो हमारा मैथ्स का होता है, इट कैन बी डन अगर आप पिछले 5 साल के पेपर करोगे और कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन ऐसे क्वांट आपको नहीं आना, सो उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक ले लो बाजार से आप, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। तो डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन द पेपर, स्पेंड मोर टाइम ऑन द पेपर वन, ठीक है। और एक काम करना कि एक अपना स्टडी का पैटर्न बनाओगे, उसे ऐसे बनाना कि जो आपके टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के कोइंसाइड हो रहे हैं, जो आपके मैच कर रहे हैं, उनको आप प्रीलिम्स से पहले ही कवर कर लो, ठीक है। जैसे आपका पॉलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स के बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द साइंस ऑफ द हिस्ट्री वाली साइंस जो आती है वो सब आप प्रीलिम के बाद आप कर सकते हो उसको, क्योंकि 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है, तो इट कैन बी कवर। और मतलब दैट इज मोटा मोटा प्रीलिम ऐसे ही आपको करना सारा का सारा। कोई प्रीलिम का डाउट है किसी को, मतलब कोई प्रीलिम के लिए डाउट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हाँ सर, साइंस के रिगार्डिंग एनसीईआरटी तो सिर्फ साइंस की है, आई थिंक वो काफी मोटी बुक है और वो डिफरेंट बेसिस है, उसको काफी टाइम लग जाएगा अगर यूज करो तो 4 महीने है, इतना तो कर ही सकते हो साइंस की बुक का। बट यार अगर उसको नहीं पढ़ना तो जो लूसेंट की बुक आती है, जो एक साइंस की, जो लूसेंट की जीएस की बुक आती है, उसमें भी साइंस का पोर्शन होता है, उसको पढ़ लो आप। बट आई वुड प्रिफर कि आप एक बार साइंस को पढ़ो एनसीईआरटी को। क्यों? क्योंकि सभी 10th तो पास की होगी, सभी फैमिलियर तो होंगे उस बुक से, एनसीईआरटी से। और उसके साथ क्या है कि मतलब मेरे पूरा लाइन उठा के डाल देते हैं पेपर में कभी कभार ना। सो अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। फिर आपको कहीं और पे तुक्का नहीं मारना पड़ता। अगर आप 10 साइंस आपने ना, आपने 10 साइंस के क्वेश्चन कर दिए, अराउंड 20 के अराउंड आपने करंट के क्वेश्चन कर दिए, और 12-15 आपने एसपीसी की क्वेश्चन कर दिए, सो यू हैव 45 क्वेश्चन इन योर पॉकेट। उसके अलावा बाकी आपका एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री में से आपको सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ही और करने हैं, एंड यू कैन बी गो थ्रू दैट प्रीलिम। तो आई वुड प्रेफर कि आप साइंस को अच्छे से पढ़ के जाओगे, उसके लिए आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास 10th के एनसीईआरटी, ठीक है। तो यू शुड स्टडी द 10th एनसीईआरटी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो गो फॉर द ट्यूटोरियल्स इन यूट्यूब पर। ये ब्रेन के लिए दिया होता है, 10th के लिए बनाया होता है कोचिंग सेंटर बनाएंगे 10th की क्लास के लिए, तो उनको आप पढ़, उनको देखो, आप उससे आपकी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड सर इसमें क्या एलिमिनेट करना है, लाइक प्रोग्रामिंग इस पार्ट को जो एलिमिनेट करना है, सारी बुक पढ़नी है, सारी बुक तो ऐसे यार प्रोग्राम को ऐसे करो ना कि आप देखो पहले कि आपने पुराने पेपर उठाओ अपने 5-7 साल के, जो आपके एचएस के प्रीवियस पेपर, फिर देखो कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज वो राजा वाले क्वेश्चन नहीं पूछते बहुत ज़्यादा, तो डोंट रीड द राजास। एक आधा क्वेश्चन राजा का पूछ लेगा, तो अगर आपने पढ़ा है उसमें से राजा आपको याद हो रहे हैं, दैट इज गुड, आप एक राजा क्वेश्चन कर लो। बट अगर आपको मतलब आपको लग रहा है कि पैटर्न बन चुका है कि भाई आपसे राजा के क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहे हो, या अगर पूछ रहे हो स्पेसिफिक राजाओं के पूछ रहे हैं, जैसे कि किन्नौर में जो गहरी सिंह है, या फिर हमारा चंबा में वो है हमारा साहिल वर्मन है, या मेरू वर्मन है, ऐसे स्पेसिफिक राजाओं के क्वेश्चन आते पूछ रहे हैं, तो उन राजाओं के बारे में सिर्फ पढ़ो। इतने सारे राजाओं के नाम हैं, किसी ने इतना कोई महान काम किया भी नहीं है वैसे ज़्यादातर लोगों ने, ठीक है। तो उनको वैसे भी याद करने का मतलब अंदर नहीं लगती, और कभी आगे काम आपको आएंगे नहीं। सो इट इज़ मोर कि आपको अगर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आप एक आधा क्वेश्चन छूट गया तो क्या कर सकते हो उसके लिए। सो मेक पुराने पेपर को देखो, तो पुराने पेपर्स को, एंड मेक इट अ पॉइंट कि कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ठीक है। और जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उन सेक्शंस को आप एलोबरेट कीजिए। जैसे वो आर्कियोलॉजी का एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, उसके बाद एक वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा टच करते हैं,
तो उनको आप अच्छे से पढ़ लो। जो जो आपको पता लग रहा है कि भैया शिमला में जो राजा बगात स्टेट है या फिर कोई बगात स्टेट है, कुमार सिंह स्टेट है, उनका कोई राजा के इतना नहीं पूछता, तो क्या जरूरत है उनके राजाओं को पढ़ने की। अब अगर आपको सिर्फ सोलन के अंदर कहलूर क्या बोलते हैं उसको, ये हमारी सोलन की रियासत थी जो हमारी नालागढ़ वाली रियासत है, उसके बारे में पूछते हैं, ओनली रीड दैट पार्ट ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट, उस राजा के बारे में ही पढ़ो, बाकी सब के बारे में ना पढ़ो। ठीक है, बिलासपुर के बारे में बार बार पूछते हैं, महान चंद के बारे में पूछते हैं, भीमचंद के बारे में पूछते हैं, तो उन राजाओं को पढ़ो, बाकी राजाओं को ना पढ़ो। ठीक है, सो मेक योर सेल्फ प्रायोरिटाइज योर सिलेबस कि मैंने ये पढ़ना है, ये मैंने नहीं पढ़ना। और जब टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचा है तो जो आपने नहीं पढ़ा उसको पढ़ लो। ठीक है, बट फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर सिलेबस कि आपने क्या क्या जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कुछ लर्न करना, और आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने सिलेबस के लिए, मैंने ये पढ़ना है और ये मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, और कोई डाउट है? क्या क्या जब बस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में जो और किसी को सर करंट अफेयर्स यार करंट अफेयर आप ना 1.5 दिन में कहीं से भी पढ़ लो। ठीक है, अब मैं ये बोलूँ कि भाई इस मैगजीन से पढ़ो या फिर उस मैगजीन से पढ़ो, हर मैगजीन में ना किसी में एक पॉइंट ज़्यादा होगा, किसी में एक पॉइंट कम होगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप किस मैगजीन से पढ़ते हो, इट इज़ मोर कि आप उस मैगजीन कितनी बार पढ़ते हो। ठीक है, अगर आपने मान लो से फॉर एग्जाम्पल एक्स सोर्स से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट एक्स सोर्स कैन बी दैट एक्स सोर्स कैन बी एनी अदर सोर्स, ठीक है, उसको बार बार पढ़ रहे हो और उसमें से आपको 25 में से 18 क्वेश्चन सोर्स में से आएंगे आपको, और आपको 18 के 18 क्वेश्चन वो आते हैं। ठीक है, देन इट इज गुड। अब मान लो आपने 4 सोर्स ले लिया, आपने जीके टुडे भी ले लिया, ज्ञान भी ले लिया, विजन भी ले लिया और कोई और जो आता है वो भी ले लिया, और अब सबने आपको कुछ भी उसमें से अच्छे से याद नहीं हो पाया। ठीक है, और आपके 12-15 क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, दैट वुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो कोई भी एक सोर्स लो, उसको बार बार रीड करो और मेक इट अ पॉइंट कि 1.5 ईयर तक के आप करंट अफेयर सारे के सारे अपने कर रहे हो आप। ठीक है, तो जैसे अगर आपने 11 से कर रहे हो तो आपको 9 to 9 याद होना चाहिए। मतलब प्रीलिम्स पहले एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं पेज पर इस पेज के ऊपर ये करंट अफेयर दिया हुआ है, इस पेज के ऊपर ये करंट अफेयर दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं करंट अफेयर भूल गया था, पेज नंबर याद है, इस पेज पर लिखा हुआ था। ठीक है, सो दैट इज थिंग आपको इतने अच्छे से रीड करना सारा करंट अफेयर, और वो करंट अफेयर कहीं आगे काम नहीं आएगा आपको मेंस में। ठीक है, पर प्रीलिम में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि प्रीलिम में पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बन गया, या फिर चीफ जस्टिस जो नए अभी बने हैं ये कौन से में चीफ जस्टिस 46 है, 47 है, 48 है। अब ऐसा पूछेगा तो आदमी कहाँ से मतलब उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा ना उसको ढंग से। तो यू हैव टू क्रैम दोज करंट और बार बार रीड करो, बार बार रीड करो, ताकि आपको वो वर्ड बाय वर्ड याद हो जाए। ठीक है, तो किसी भी एक सोर्स को करो, बट डू इट रिलीजियसली, अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, और कोई We have a doubt नहीं? Awesome. तो उसके बाद मेंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो मेंस में क्या है कि 3 पेपर हैं उसके जीएस के, 2 पेपर है हिंदी इंग्लिश के, और 1-2 पेपर है सोशियोलॉजी के, मतलब जो भी ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो जीएस 1 में आपको पता है कि जैसे पहले पूरे कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, डिजास्टर है, then there is Gandhian thought, Indian society है, ये सब के सब है। So what you have to do इसलिए आप सबसे पहले तो ना अपने उसका एक बेसिक बुक बना लो सभी की। अगर मान लो जैसे आपने कल्चर के लिए इंसानवान पढ़नी है, या फिर हिस्ट्री के लिए इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव पढ़नी है, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो आप पढ़ रहे हो बुक को, नेवर स्विच एनी बुक। जैसे मैंने बोला कि ये बुक पढ़ो, डोंट स्विच द बुक। जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें स्टिक रहो। तो किसी बुक में ऐसे नहीं कि मैं ये बुक पढ़ी इस बुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हर बुक का अपना कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, प्रोवाइड बुक को अच्छी ऑथर ने लिखी है। ठीक है, ऑथर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी बेकार से ऑथर की बोलो कि नहीं यार ये बुक ठीक है, बुक अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और कोई बुक को आप पढ़ोगे बुक विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, उसको बार बार रीड करो, अपनी बेसिक बुक बना लो हर चीज़ की। जैसे कल्चर की आपने एक बुक बेसिक बना ली है, आपने अपनी हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक अच्छी बना ली है, डिजास्टर के लिए आपने NCERT पढ़ ली हुई है। ठीक है, और उन सब को बार बार रीड करो। ठीक है,
और प्रीलिम के जब प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका प्रीलिम और मेंस का सिलेबस कंसाइड हो रहा है उस सिलेबस के आप थोड़ा सा उसके नोट्स बना लो, ठीक है, ताकि आपको मेंस में बेनिफिट हो जाए, क्योंकि 2.5 महीने का टाइम होता है। यू हैव टू कवर योर ऑप्शनल आल्सो इन दैट तो अगर मान लीजिए अपने कल्चर के लिए इतनी सांगवान पड़ी है तो देखो सिलेबस के हिसाब से सिलेबस में मेंशन है सिर्फ लिटरेचर, पेंटिंग और आर्किटेक्चर। तो डोंट गो फॉर दैट पपेट्री, उसमें लिखा हुआ है, पपेट्री भी दिया हुआ है उसमें, और फिर हमारे जो हैंडीक्राफ्ट भी दिए हैं बुक में, तो डोंट गो फॉर दैट पार्ट। जो सिलेबस में मेंशन है उसको ही कवर करो, ठीक है। तो काफ़ी कंसाइड से होता है, मतलब 80-90 पेज बनते हैं उस बुक के, पूरी की पूरी बुक के, उन 80-90 पेज को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देन देयर विल बी हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो कि उसमें लिखा है कि एमिनेंट पर्सनैलिटीज का रोल भी है, उसमें प्रॉपर्ली मेंशन है एमिनेंट पर्सनैलिटी। तो यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ द एमिनेंट पर्सनैलिटी, चाहे वो महात्मा गांधी है, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल है। तो अपनी तैयारी कैसे करें, जब जहाँ वल्लभ भाई पटेल मेंशन हो रहा है कहीं पे, जैसे कि वो कराची सेशन के जो हमारे कांग्रेस के वो थे प्रेसिडेंट, तो यू हैव टू मेक दैट अलग से कि यार ये मेंशन है रोल ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटी, तो ये एमिनेंट पर्सनैलिटीज के रोल को मैं अलग से ड्यूरिंग माई प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में उसको अलग से लिखूँ, ठीक है। देन देयर इज फॉर एग्जांपल द डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वैसे ही मेंशन है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, ठीक है, या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो उन जैसे ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स को आप अलग से पहले से लिख लो, क्योंकि उसकी करते हैं पेपर में इसी क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, 4 नंबर का क्वेश्चन, आइदर यू नो दैट आंसर इन द मेंस और यू डोंट नो द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या बेनिफिशियल है कि ऐसे टॉपिक्स को आप पहले से उनके नोट्स बना के रखो, ठीक है। दैट गोज फॉर गांधीयन थॉट्स, इसमें लिखा हुआ है ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ठीक है। इस टॉपिक मेंशन है ना उसके अंदर, तो यू शुड मेक द डेफिनेशन ऑफ दोस वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपको पता है सत्याग्रह कैसे आया, ठीक है, इट वाज कॉम्पिटिशन, बताओ आप उसको इस कहानी कैसे शुरू, तो ऐसे इसका आया। तो इफ यू ऐड दैट थिंग इन योर आंसर विल बी बेटर, ठीक है। एंड ऐसे ही आपने अपना पेपर 2 में आओगे, पेपर 2 में भी क्या है, एक तो है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला टॉपिक है, फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा बनता है, आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें मेंशन है, दे कैन आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट इज द आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सो उन टॉपिक्स की आप अच्छे से अलग से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अपना सिलेबस को वैसे ही रिवाइज करो। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो लक्ष्मीकांत पढ़ो, डीडी वासु पढ़ते हो डीडी वासु पढ़ो, डिपेंड्स ऑन यू। जिसको जो उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है उस बुक को पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जैसे IR आ जाता है, उसके बाद फिर उसी में IR आएगा आपसे। तो IR का आपने क्या करना है कि जैसे मान लो कि 1 साल में आप बात हो सकते से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो ये देखो कि यार कौन कौन से मतलब हमारे लिए हैं, जैसे कौन कौन से रिलेशन, जैसे अभी आजकल इंडिया चाइना काफ़ी हॉटलाइन में है, ठीक है, काफ़ी लाइमलाइट में है, इंडो चाइना से अभी रिसेंटली US चाइना के रिलेशन भी काफ़ी लाइमलाइट में है। तो आपस में बात करें, तो IR जो है अपना, ठीक है, IR को आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर में थे पिछले 1 साल से 1.5 साल से, उन IR के टॉपिक्स की आप डीपली स्टडी करो, ठीक है। जैसे हमें SCO क्वेश्चन आया था साउथ चाइना शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एक साउथ चाइना के क्वेश्चन भी आया था हमें, क्योंकि सब लाइन लाइट में से टॉपिक्स थे इसलिए इनके क्वेश्चन पेपर में आए। तो जो भी लाइन लाइट में टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को आप डीपली स्टडी करो, ठीक है। और इंटरनेट का हेल्प लो या फिर कोई बुक आपको अच्छी लगती है उस बुक को फॉलो करो, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें से पॉइंट्स उठाओ और उन टॉपिक्स को अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल से 500 वर्ड्स का 600 वर्ड्स का हर एक IR का टॉपिक ऐसे आप कवर करो, ठीक है। देन देयर आर सम टॉपिक्स, पेपर 2 में हिमाचल के टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म, स्टेट को, ठीक है। इन टॉपिक्स में क्या है कि यार वो इनका सोर्स तो मतलब इतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स कि 15 अप्रैल 1948 को हमारा हिमाचल बना, सोलन कॉन्फ्रेंस कब हुई, ठीक है। मतलब हर एक आपने ऐसे पॉइंट्स बनाना और ये आपने हर आंसर लिखना है ताकि इसको लगे कि नहीं आपने कुछ पढ़ा हुआ है,
तो सभी तो वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि पॉइंट ये कि कोई इतना अच्छा सोर्स है ही नहीं है हिमाचल का पॉलिटिक्स का रिलेटेड, ठीक है। तो यू हैव टू मेक द फैक्ट्स क्लियर, या फैक्ट आपको अपने टेक्स्ट में होना चाहिए एंड थ्रो सम फैक्ट्स इन एवरी क्वेश्चन ऑफ हिमाचल, ठीक है। दैट विल मेक योर आंसर बेटर देन सम अदर्स, ठीक है। हिमाचल हो गया, उसके बाद इसमें पेपर 2 में हमारा गवर्नेंस के टॉपिक्स भी आते हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सिटीजन चार्टर, अकाउंटेबिलिटी, ऐसे टॉपिक्स जो आप करते हैं। इन सब टॉपिक्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न देयर डेफिनेशन। और देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं पर आपको करंट में कोई ऐसे इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, या फिर कहीं पर कोई एग्जाम्पल आई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे महाराष्ट्र में मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई इनिशिएटिव शुरू किया फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसको आप वोट करो उसके अंदर, दैट विल मेक योर आंसर बेटर, दैट विल बी योर स्ट्रेटजी फॉर ये जो हमारे डायनेमिक टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तो डेफिनेशन सबको पता होगी, हाउ यू विल मेक योर आंसर बेटर इज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। देन देयर विल बी पेपर 3। पेपर 3 में क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपने प्रिलिम के लिए श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़े हुए हैं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। उन्हीं से आप काम कवर कर सारा। देन देयर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो। अब इसमें क्या है कि ना यार, जो स्पेसिफिक जो आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं वो तो आपने पढ़नी है, बट यू हैव टू डिग इन द वेबसाइट ऑफ इसरो की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर देखो उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उन्होंने वहाँ पे लिखे हुए हैं। इस बार में क्वेश्चन आता है चमन प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ना, तो इट वॉज लाइक हमें तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था चमन प्रोजेक्ट, ठीक है। और वो इसरो की वेबसाइट पर उन्होंने मैंशन था वो इन द सेक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो बट यू हैव टू इसकी इसरो की वेबसाइट को क्लिक करो, वहाँ पे जो इनकी इनिशिएटिव सब इनिशिएटिव्स को आप उनके नोट्स बना दो, ठीक है। तो उससे आपका साइंस का जो पार्ट है उसमें से 20 नंबर पक्का ही आता है इसरो में से, और एक 4 नंबर क्वेश्चन भी आ ही सकता है। तो डेट 24 मार्क्स विल बी कवर्ड बाय योर इसरो की वेबसाइट से, ठीक है। उसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट है, वो अपने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी हुई है, उसमें वही दैट विल बी सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ टॉपिक है जुड़े जैसे कि सॉइल सर्टिफिकेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे में कुछ टॉपिक्स हैं ना जो हमारे सब यूनिट 3 सब यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स के आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड गो फॉर डिफरेंट सोर्सेज, किसी एक सोर्स के साथ स्टिक मत करो, ठीक है। डिफरेंट सोर्स के साथ जाओ एंड दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। तो ये पेपर 1 पेपर 2 तो ऐसे ओवरऑल ये है पेपर 1 तीनों में। कोई इसका डाउट है आपको पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 3 का, एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। ऐसा नहीं मैं कोई बेकार क्वेश्चन आप पूछोगे मैं आपको दूंगा, आई लुक लाइक मतलब आप आ सकता हूँ टाइम ऑफ मेक टाइम, तो आप प्लीज़ कोई क्वेश्चन आपने पूछे सर ज्योग्राफी के बारे में या ज्योग्राफी जो मेंस के स्पेसिफिक पता क्या करना, जो प्लस वन प्लस टू की एनसीईआरटी है इंडियन पार्ट 1, ठीक है, उसको रीड करो, ठीक है। उसमें क्या बेनिफिट होगा ना, क्योंकि देखो उसमें जो टॉपिक्स बने हुए हैं, जैसे पहला टॉपिक ये है कि ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसमें माउंटेन्स लिखा है, रिवर्स लिखी है, सब लिखा हुआ है ना उसमें, आप सिलेबस में देखो मेंशन होता है। आपको उन सबको आपको एक पॉइंट हो कि ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या है इंडिया की, माउंटेन्स कौन कौन से रेंजेस हैं, जैसे कराकोरम, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये हमारी हिमालयन माउंटेन्स हैं। उसके अलावा कैसे हमारी रिवर्स हैं, एक इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, नॉर्थ में, साउथ में कैसे साउथ रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उन सबको आपको अच्छे से उनके बारे में आपको नॉलेज देंगे। जो पॉइंट्स में मेंशन है उसमें सेटलमेंट मेंशन है, ट्रांसपोर्टेशन मेंशन है, इंडस्ट्रीज मेंशन है, तो उनके बारे में आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो उसके बाहर से क्वेश्चन आएगा, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है तो यू कैन राइट दैट आंसर, ठीक है। और सेकंड बात ये भी है ना, क्योंकि आप इतना कुछ तो पढ़ रहे हो, आप हर रोज अखबार को स्टडी कर रहे हो, तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके जो किसी मतलब आपको बच्चों पे नहीं मिलते, इन योर सबकॉन्शियस माइंड आपने अखबार में पढ़ लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि डिजास्टर क्वेश्चन आपको मानो कोई आ गया, तो उसमें बोला है कि फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें कमेंट कीजिए। मान लीजिए आपने फॉरेस्ट फायर कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ आपने, बट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जब वहाँ पे बुश फायर लगी थी, तो उसके काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे थे ना उसमें न्यूज़पेपर,
तो यू कैन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लिख लो और सारे कॉलेज तो वही होंगे कि जी ह्यूमन का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो यू कैन मतलब वो हो जाता है पेपर में ना ऑन द स्पॉट वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं, जो आपका सिलेबस मेंशन है ज्योग्राफी का उसको सबसे पहले आप क्या करो NCERT से उसको कवर करो, उसके बाद कुछ रह जाएगा वो जो आपके पेपर में उसके अलावा वो बाहर से आता है, देन यू कैन कवर अप बाय योर सबकॉन्शियस माइंड और योर न्यूज़पेपर रीडिंग सारा कवर हो जाएगा। सो यू स्टिक टू योर NCERT, ज़्यादा मत करो, जो आपका एक सोर्स है उसको बार बार करो। पर अगर मान लो कोई और बुक पढ़ रहे हो, कोई आपने और कोई बुक पढ़ रहे हो उस बुक को ही पढ़ो, ठीक है, डोंट स्विच टू NCERT ना, उसी बुक को पढ़ो और उस बुक को बार बार पढ़ो, ठीक है। और फिर आप सर अगर मेंस में इंग्लिश मीडियम है तो इंटरव्यू किसी भी मीडियम पे दे सकते हैं? हाँ, अरे मैंने पूछा भी इन्होंने कौन से मीडियम से आपने बात कर ली है, मैं जैसे ही बैठा हाँ इसके बारे में तो क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो क्योंकि क्या होता है ना, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं ना उनके इंटरव्यू काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 40 मिनट 45 मिनट, जो सेकंड शिफ्ट वाले होते हैं उनके 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया होता है तो घर जाना। सो और फिर आप कैसे क्वेश्चंस थे इंटरव्यू? जॉब रिलेटेड और फिर बाकी जो चेयरमैन सर थे वो देवर मोर आस्किंग द IR पार्ट, उन्होंने 2-3 आईआर क्वेश्चन पूछे थे और उसके अलावा ज़्यादातर मेरा जॉब से था, कौन सी क्या कहाँ पर जॉब करते हो, क्या से करते थे उसको क्यों पूछा उसको। सर जैसे ऐसे तो आपको 28 क्वेश्चन आते थे, इन केस अगर मेंस देते हैं और ऐसा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए? यार कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, बट यू हैव द वेग आइडिया ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। आप जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, वो वाला क्वेश्चन था जो चमन प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन था, इसरो का क्वेश्चन था, तो वो हमें नहीं आता था मुझे क्वेश्चन, बट आई रोट इट द वेग टाइप उसको किया था मैंने कि यार अब चमन प्रोजेक्ट है, लिख रहा है इसरो का, तो ऑब्वियसली रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड होगा, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग है तो इसको PSLV ही कोई ना कोई कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि GSLV तो करेगी नहीं, इसको PSLV नहीं करना होगा, तो जी इसको PSLV का एक वेब बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, इसरो ने, वो वेब डायग्राम मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। यू राइट अ वेग आंसर ऑफ इट कि अब वो गलत भी नहीं है वो ठीक भी नहीं है, तो मतलब ऐसे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर किसी को आ नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि यू आर एवरीथिंग, यू आर नॉट अ कंप्यूटर, यू आर नॉट इंटरनेट, यू आर अ ह्यूमन, तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ये नहीं है कि आपको सब क्वेश्चन आने चाहिए, पॉइंट ये कि जो क्वेश्चन आपको आता है दैट शुड बी 100%, जो नहीं आता दैट कैन बी 50-60%, बट कर लो उस क्वेश्चन, मतलब अटेम्प्ट पूरा कर लो, पॉइंट ये। और फिर आप ऐसा भी है कि स्टार्ट नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से स्टार्ट करो, कैसे जो आता है उसको करो। जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं ना, सॉल्व प्रीलिम मेंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे, उसमें हम अपने आप अपने हिसाब से करते हैं कि जी पहले पीछे शुरू करते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं, एंड देन यू कम टू कंसेंसस कि यार जब मैं हूँ, मैं पहले 8 नंबर क्वेश्चन करता हूँ, फिर 20 नंबर करता हूँ, एंड मैं 4 नंबर करता हूँ, या फिर मैं पहले 4 नंबर करता हूँ, फिर 20 नंबर करता हूँ, फिर 8 नंबर करता हूँ। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर पर्सन, उसका अपना कैसा लेवल है, ठीक है। व्हेन यू अटेम्प्ट योर टेस्ट सीरीज ना, ये टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपके पास क्या है, आपके पास फ्रीडम है टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर अटेम्प्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन। कभी इस क्वेश्चन को पहले कर दो, ठीक है, क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उस पर टाइम वेस्ट करना है या फिर स्विच कर देना है, तो एंड के लिए छोड़ना है, तो दैट यू कैन डू इन द टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से मारो मेन पर टेस्ट सीरीज, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे वो वैसे ही क्वेश्चन आपके मेन्स में आएंगे, या टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, ऑब्वियस बात है, वैसे ही मेन्स में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। तो देन यू कैन इन द टेस्ट सीरीज यू कैन मेक एक्सपेरिमेंट्स कि अच्छा मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि आप पेपर को चेक भी होते हैं तो वो आपको बता सकता है कि टीचर ये यहाँ पे आपका ये आंसर है, दैट इज़ वेरी ग्रेट, इसमें कुछ तो अच्छा निकालो, कुछ तो अच्छा डालो, या फिर ये तो आंसर आपने ठीक लिखा है, इट इज़ रॉन्ग बट इट इज़ मतलब राइटेबल, ठीक है। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ टेस्ट कि आपके आंसर इवैल्यूएट भी हो रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन वेग लिखे हैं उन क्वेश्चन का आपको पता है कितना वेग मैं लिख सकता हूँ, कितना वेग मैं नहीं लिख सकता, या फिर क्वेश्चन छोड़ना
उतना तो नहीं है जो मेरे बिल्कुल भी नहीं आता, तो दैट विल बी बैलेंस इन द टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसमें आपको लग जाएगा पता कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ आपका इंफॉर्मेशन से वहाँ पे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर हो गया एससी का यार, एससी का मैं यार तो क्या बोलूँगी अपने बड़े कम नंबर है तो, बट पता क्या है मतलब एससी का ऐसा है कि मतलब जहाँ तक मुझे लगता है जैसे ठीक है वो नंबर मेरे 52 ही आए तो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो बट तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने जितने पुराने टेस्ट ऐसे आए थे उन सभी ऐसे इसका है उसको मतलब डिफरेंस बना के रखे, वुमेन पावर तो ऐसे आया उसमें कुछ एक फैक्ट्स कुछ एक उसके बुलेट पॉइंट्स मैंने हर एक उसके बना के रखी है, ठीक है, कि अगर उसके रिलेशन में कोई भी अगर टॉपिक हमें ऐसे का आता है तो वी कैन डू दैट ऐसे, मैंने ऐसे बना के रखे थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने स्पेस बड़ी कम दी हुई है, ये 900 वर्ड्स के ऐसे है वो 500 वर्ड्स की जगह 3 पेजेस थे बस सारे बता रहे हैं। इससे पहले बताते हैं कि वो इसलिए मुझे 2 शीट से थे, इस बार शीट से 3 काफ़ी कम, मतलब ऐसे भी हमारा 19 वर्ड से मेरा पूरा नहीं हुआ है, वो 6-7 है, तो इस कारण से थोड़ा वर्ड लिमिट का प्रॉब्लम आ गई थी। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि जैसे अगर आप अपने ऐसे को ज़्यादा एग्जाम्पल्स कोट करो, रियल लाइफ एग्जाम्पल कि अपने ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाओ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स डालो ताकि आपका ऐसे ओवरऑल अच्छा बन जाए। और एक दो ऐसे प्रैक्टिस करके जाओ पहले घर पे, ठीक है। और एक कोई भी अगर ऐसे आप वहाँ पे अटैम्प्ट करते हो ना तो एक रफ सा आइडिया पहले ऐसे का बना लो कि मैंने ये उसके इंट्रोडक्शन में लिखना है, ये उसकी बॉडी में लिखना है, ये कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। और उस बेस के ऊपर अपने ऐसे को आप प्रेजेंट करो, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो ना देयर लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी हाइपर एक्शन स्टेट में होता है ना। कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके दिमाग में मतलब आप पता नहीं आपने कब पढ़े थे, ठीक है, वो एकदम दिमाग में आ जाते हैं। सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट थिंग यार कि मैं जो मेरा एक मैंने अपना एक परफॉर्मेंस अपनाया है ऐसे का उसी पे स्टिक करूँ मैं, ठीक है, उस पर स्टिक करो एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोई भी आप एग्जाम कर रहे हो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी पॉइंट पर बिलीव इन योर सेल्फ कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम द बेस्ट वन इन अमंग एवरीबॉडी, ठीक है। हमेशा इस बात को बिलीव में रखो, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही आता हो, ठीक है, बट यू हैव टू हैव बिलीव जो मेरे को आता है, जो मेरे को नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता, ठीक है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप कर रहे हो। क्योंकि यार प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि जिस दिन आपको पता लगता है कि यार बन ही गया तो IAS बन ही जाएगी, बड़ी बात नहीं है। बट अगले दिन लगता है कि एक दिन आप घूमने जाते हो फिर लगता है कि यार साथ वाले सब पढ़ रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ, कहाँ बन पाऊँगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ हर पॉइंट पर कि नहीं यार मैं तो करूँगा ही करूँगा, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है ही नहीं सुनिएगा। आपको पता है ना जैसे कि नहीं सब में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट अपने को बिलीव रखते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कंटेंट, ठीक है। और हो जाता है सबका, मतलब कर लेते हो। एक हिमाचल में इतना कॉम्पिटिशन तो खुद का भी नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है हिमाचल का कि सभी गवार एंटर होते हैं स्कूल में, गवार ही बाहर आते हैं, किसी को खास इतना पता नहीं होता। तो मतलब प्रिपेयर योरसेल्फ इन अ गुड वे, अच्छे से पढ़ो और मतलब हो जाएगा, मतलब बड़ी बात है। कोई भी डाउट है सर ऑप्शन क्या था? सोशियोलॉजी, किसी का है सोशियोलॉजी, किसी का क्या क्या ऑप्शन रखे हो? सर जो ज्योग्राफी का टॉपिक है आपको तो सोशल ज्योग्राफी देखो ना मार्क्स कितने आए इससे पहले पढ़े होंगे, पुराने मार्क्स आपके पास पढ़े होंगे, कैसे मार्क्स आए ज्योग्राफी में? यार मैं तो सिंपल रखता है कि किसका सिलेबस उससे कम है, ठीक है। सोशियोलॉजी का सिलेबस एक पेज में खत्म होता था, ठीक है। स्पेसिफिक A4 साइज का एक साइड पे खत्म होता है, मेरा सिलेबस बहुत कम है, किसी को भी कौन सा हमने इसमें PhD करनी है, पेपर ही निकालना है, तो उससे कम सिलेबस है। मैंने वो ऐसे ही करता, मतलब मेरा मेरा इतना बेकार था वो था मेरा मतलब मेरे पॉइंट्स के बीच में ऑप्शन तैयार किया अपना कि देखिए ये सिलेबस कम है इसका, चलो इसी पर डिपेंड ऑन। अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ज्योग्राफी आपको GS में भी फायदा होगा और आपको उसमें भी फायदा होगा, फिटिंग में भी काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो मतलब हर एक का अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है हर एक ऑप्शन का, डिपेंड ऑन। और मैं मुझे ऑप्शन रखे हैं ये सोच ही नहीं होते।
ये इकोनॉमिक सर्वे बजट जैसे अभी हिमाचल का भी आ गया, हाँ। सेंटर का भी आ गया, तो इन दोनों बजट किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? यार पढ़ने का आपको सॉरी मैंने बताया नहीं आपको, जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल का भी और सेंट्रल का भी, इसको तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। और हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे तो प्रेजेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन HPTK के जो आते हैं, जिसको हम करंट का बोलते हैं, दोज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। वो इकोनॉमिक सर्वे की लाइन डाल देते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने वुमेन ITI खोली है, वो कहाँ पे खोली है, रिहान पे खोली है, 4-5 जगहों में कहाँ खोली है। तो देखोगे वो इकोनॉमिक सर्वे में एजुकेशन वाले सेक्शन में नई ITI के पार्ट में एक ITI लिखी होती है, वो ITI से डाल देते हैं वो। या फिर कोई 12 का कोई प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है, या फिर सैनस प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, वो सब प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है उनमें से कोई एक का पावर पुट करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे तो हिमाचल का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए हिमाचल का तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में सेंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका आंसर में डायनामिज्म आएगा, जो डायनामिक आपका आंसर बनेगा वो कब बनेगा, जब आपने इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको पता है कि गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर रिवाइजिंग द बेस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट हैज मेड अ कमेटी, वो सर्वे में लिखा हुआ है। अगर आप उसको कोट करोगे कि इन्फ्लेशन को डिफाइन इन्फ्लेशन, तो इक्वालिटी लिख दो कि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू review the base year of inflation calculation, so that would be a plus point to your answer. ऐसे मतलब आप कर सकते हो। सर ये अपने जो एडिटोरियल लाइक जैसे पिछली बार में क्वेश्चन जैसे आए लाइक डू यू एग्री विद द पॉइंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया लेड टू द पार्टीशन, आल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। अब इस तरह के जो सवाल है सर वो लाइक हिंदू एडिटोरियल से देखे थे बाकी क्वेश्चन कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी यार ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, ये तो जैसे कि अपना स्पेसिफिकली वाला क्वेश्चन है, तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या बन सकता है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कोई बात नहीं, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है देन इट डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट अगर आपने इंडियन स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी मिलने की, तो उसमें स्पेसिफिक एक पोर्शन है, ठीक है, उसमें 3 उसके वो है, कम्युनलिज्म के ऊपर चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। और कैसे कम्युनलिज्म शुरू हुआ और कैसे उसका एवोल्यूशन हो रहा है उसमें चैप्टर दिया हुआ है स्पेसिफिक। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो ऐसे कि कम्युनलिज्म जो है इट स्टार्ट्स इन 3 phases। नंबर 1 फेज इज कि सबसे पहले क्या होता है कि द पीपल हु हैव डिसिमिलर हु हैव अ डिफरेंट रिलीजन थिंक दैट देयर सेक्युलर इंटरेस्ट्स आर आल्सो डिफरेंट। तो ये हो गया पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि द पीपल हु हैव डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट सेक्युलर इंटरेस्ट एंड विच आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, कि आपके इंटरेस्ट तो सेक्युलर अलग अलग नहीं है और वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में भी है, ठीक है। बट स्टिल यू कैन कोप अप इन अ कंट्री, लेकिन ये कंट्री बहुत बड़ी है। थर्ड स्टेज क्या आता है कि व्हेन योर इंटरेस्ट, व्हेन योर रिलीजन आर डिफरेंट, योर सेक्युलर इंटरेस्ट आर डिफरेंट, दोज इंटरेस्ट आर कॉन्ट्रडिक्टरी और वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर वो है हानिकारक, एक दूसरे के लिए भी हानिकारक है। दैट इज द थर्ड स्टेज। तो इंडिया में सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनी बेस्ड ऑन रिलीजन, जैसे मद्रास सॉरी मुंबई महाजन सभा से सभाएँ बनी बेस्ड ऑन द रिलीजन पार्ट, ठीक है। बाद में क्या हुआ, मुस्लिम लीग वगैरह बनी। अब मुस्लिम लीग ने क्या बोला, मुस्लिम लीग ने उसने बोला कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो हिंदू से अलग है। और तीसरे स्टेज में क्या हुआ, उसके बैकलैश में हिंदू की ऑर्गेनाइजेशन बनी, हिंदू महासभा RSS, ठीक है। एंड व्हाट दे आर्ग्यू कि हमारे इंटरेस्ट तो डिसिमिलर नहीं है और वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी भी है एंड वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसी को देखो, अगर आज हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो व्हाट हैपनिंग टुडे इज दैट कि वही जो हमारा सोच है कि हमारे, अब देखो ना क्या होता है कि अब अगर मान लो एक दिन पे मस्जिद बनेगा तो हम हिंदू क्या बोलते हैं कि हिंदू खतरे में आ गए हैं, और मुस्लिम्स के साथ अगर वो मस्जिद नहीं बनाते हैं तो व्हाट दे आर्ग्यू इज कि हम तो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को
यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उस अपने फ्रीडम के अपने फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो दिस डिबेट इज अ हिस्टोरिक डिबेट, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमारे ब्रिटिशर्स का ऐसा ही रूल रहा, बिकॉज दे क्रिएटेड द कम्युनलिज्म। और अगर आप किसी तरह को अच्छे से पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि जो कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर है इट इज़ अ ब्रिटिश फिनोमिना। इससे पहले ऐसे कम्युनलिज्म नहीं था, ये जो हमारा हिंदू मुसलमान वाला नहीं था। People were living together in a better way. There were fights between them, but इतना बुरा हाल, इतना आज बुरा हाल है। So it is a communal colonialism जो politics है इसकी, it is a creation of Britishers. इसके कई सारे reasons भी हैं। Those reasons are mentioned. Like इसका सबसे बड़ी छोटा सा एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जॉब गवर्नमेंट जॉब्स थी, ठीक है। अब हर एक कम्युनिटी को क्या चाहिए कि अब हमें अब हमारी जॉब्स मिले। अब मान लो कि फूल ऑफ 100 पीपल और जॉब सिर्फ 2 ही है, ठीक है। देन व्हाट यू डू इज यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, ठीक है, कि ग्रुप्स बनाओगे, प्रेशर ग्रुप्स किया, हमें वो जॉब चाहिए, हमें वो जॉब चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर ग्रुप में स्पेसिफिक है ग्रुपिंग का बेस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन इज ऑल्सो आइडेंटिटी, और उसके बेस पे आप लोग अपनी ग्रुपिंग को बना सकते हो। अब देखो आज के मॉडर्न इंडिया में भी देयर आर कास्ट बेस्ड पार्टी। वो क्या है, if someone belongs to a caste he will also have some similar secular interests। तो वही रिलीजन के पार्टी होंगे जिनके रिलीजन जिसका रिलीजन है उसके सेकुलर इंटरेस्ट भी सेम होंगे, एंड दैट विल बी डिसिमिलर टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर रिलीजियस पीपल। तो ऐसे हमारा कम्युनलिज्म, ऐसे इसको अप्रोच कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि आपको अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी, इंडिया स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ो बुक जिंदा की, तो मतलब यू विल आंसर दैट क्वेश्चन। ये बुक करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और कोई डाउट है? पढ़ा नहीं मेरे को, मतलब मैंने खास ऐसे स्पेसिफिक पढ़ा नहीं, बट वट यू कैन डू इज कि +1 +2 की एनसीईआरटी आती है इंडियन सोसाइटी की, स्टडी दैट एनसीईआरटी, बिकॉज सोशियोलॉजी की जो हमारा इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और वो 20 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, या फिर कास्ट का फ्यूचर क्या है। तो ऐसे 20 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। सो टू आंसर दोज क्वेश्चंस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी द एनसीईआरटी ऑफ +1 एंड +2 ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। और कोई डाउट है? सब कुछ पता है हम लोग को। सर इंग्लिश हिंदी को कैसे पढ़ेंगे? यार इंग्लिश हिंदी को ऐसे, तो ऐसे करो कि जो पुराने एग्जाम के पेपर है ना जो हिंदी इंग्लिश के, उनको स्टडी करो पिछले 5 साल के या 6 साल के। जैसे यूनिवर्सिटी की बुक आती है अकेडमी की, हिंदी इंग्लिश की, जो 5 साल की हिंदी की है, 5 साल की इंग्लिश के सॉल्व पेपर है, उन पेपर को सॉल्व करो और हो जाता है मतलब हिंदी इंग्लिश का। क्योंकि यार उन्होंने मतलब अगर फेल करना है तो कर ही देंगे हिंदी में, अगर टफ मार्किंग करनी है, बट कर देते हैं पास में हिंदी, इतना मुश्किल नहीं था। मतलब मैंने जब पेपर से 1 दिन पहले हिंदी पढ़ी थी मैंने, और 1 दिन पहले इंग्लिश पढ़ी थी, उससे पहले बिल्कुल हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी मैंने। आई हैड बिलीव कि मेरी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बेशक बिलीव फेल की थी, वो अच्छी इंग्लिश नहीं थी मेरी, बट बिलीव से मतलब ठीक ठाक पास हो गया था हिंदी, ठीक है। तो ऐसे ही आप करते हो, मतलब पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करो, फिर कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा है कि मेरे को ऐसे व्याकरण देने को संधि नहीं आती, ठीक है, समास नहीं आता मुझे हिंदी का, या इंग्लिश का मुझे टेंसेस नहीं आते हैं, इंडायरेक्ट वॉइस नहीं आती है, तो उनको आप किसी बुक से, जैसे कि हमारी चमनलाल गुप्ता की बुक आती है हिंदी की, इंग्लिश के लिए हमारी एच पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश के लिए, चमनलाल गुप्ता से आप उसको पढ़ लो। प्राइवेट से मान लो पेपर में पता लगा कि प्राइवेट से हर साल आ जाते हैं, तो चमनलाल गुप्ता से आप हिंदी के प्राइवेट से सारे रीड कर लो, ठीक है। तो क्योंकि ये इसमें आपको सिर्फ पास ही होना है, ठीक है, तो ऐसे पढ़ोगे सिर्फ पास ही होना है इसमें आपको मास्टर नहीं करनी है हिंदी इंग्लिश में। अगर आप लाइट की तैयारी कर रहे हो तो आपको मास्टर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप चमनलाल गुप्ता को अच्छे से पढ़ो, और इंग्लिश की जो बुक आती है एच पब्लिकेशन की उसको अच्छे से पढ़ो, बिकॉज उसमें आपके नंबर हिंदी इंग्लिश से ही आते हैं, अगर आपने लाइट की तैयारी करनी है। बट एच में आपको सिर्फ पास ही करना है इस पेपर में, तो उसको ऐसे पढ़ो कि आपको सिर्फ पास करना है। जो टॉपिक्स जैसे आपको इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक देखो, इंग्लिश के बारे में देखो, इंग्लिश में आपको एक वो आती है प्रीसीज राइटिंग आती है, तो प्रैक्टिस प्रीसीज राइटिंग बार बार प्रैक्टिस करो, उसको 20 नंबर का वो आता है। कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। ईडीएम्स आती है इंग्लिश में, ईडीएम्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है।
और उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, इंडायरेक्ट वॉइस आती है, इंडायरेक्ट आती है वो, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट पढ़ाते हैं लोग, उसको अच्छे से, उनके रूल्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ो तो आपको वैसे ही माइंड में होता है वो कि हाँ इसको यू कैन, मतलब वो हो जाता है। अगर अच्छे आपने इंग्लिश भी अच्छी, आपकी स्कूल में अच्छी है तो इंग्लिश आपका अपने आप कवर हो जाएगा। बट फिर आपको हिंदी में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो हिंदी में देखो आपकी समास आपको आता है कि नहीं आता, संधि आपको आती है कि नहीं आती, उस तरह की बातें आपको आती है कि नहीं आती है। और फिर कह रहे हैं हाँ कन्वर्जन आपको आती है कि नहीं आती, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखना आता है ना, तो उसके लिए क्या है कि आप हिंदी में ऐसे लिखना शुरू करो, एक दो ऐसे लिख के जाओ, क्योंकि ना अगर आपने ऐसे नहीं लिख के गए और वहाँ पे आपको 5 मिनट वर्ड्स कैसे लिखना है, और स्पेसिफिक मानो आपको इंग्लिश बैकग्राउंड है, हमेशा आपने से लिखा, तो आपके लिए वर्ड लिखना ही बड़ी भारी मुश्किल बन जाती है, ठीक है। आपको स्पेलिंग भूल जाते हैं वर्ड्स के। तो अगर आपने थोड़ा सा हिंदी को अपने प्रैक्टिस किया हुआ पहले से, देन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, आप कुछ में सॉल्व कर सकते हो। आपको 500 600 वर्ड कैसे लिखना है, तो लिखने में आपको तभी आसानी होगी जो पहले से एक वर्ड से आपने लिखे हुए हैं, ठीक है। और अपने थोड़ा सा तैयारी के दौरान क्या करना कि थोड़ी सी हिंदी की न्यूज़पेपर भी बीच में पढ़ते रहना, ताकि आपकी हिंदी के वर्ड्स के साथ भी थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाए। तो अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, थोड़े से प्रेमचंद के नॉवल पढ़ लो, जैसे गोदान पढ़ लो, सेवा सदन पढ़ लो प्रेमचंद का, तो उससे क्या होगा कि आपका हिंदी लैंग्वेज के ऊपर ओवरऑल वैसे कमांड सी बन जाएगी, जिससे कि आपको वर्ड्स दिमाग में आएंगे। जैसे मान लो ऐसा ना हो कि आपको लिखना आप हिंदी में रहे हो और वर्ड्स आपको इंग्लिश के याद आ रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो थोड़ा सा हिंदी साहित्य के बारे में हल्का सा पढ़ो, हिंदी साहित्य को थोड़ा सा प्रेमचंद पढ़ लो, किसी भी जो ऑथर की जो ऑथर की 2-3 बुक्स पढ़ लो, ताकि आपको हिंदी से वैसे थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाए, ठीक है। इंग्लिश में भी सब हम इंग्लिश में ज़्यादा इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती किसी को, ठीक है। अपनी राइटिंग पे थोड़ा वर्क करो कि अपनी राइटिंग थोड़ी अच्छी हो, ठीक है। राइटिंग ज़्यादा एक मीडियम में लिखना थोड़ा सा अच्छा हो हिंदी इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि चीज़ में टाइम लगता है अच्छी राइटिंग लिखने का, बट हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर टाइम लगता है अच्छी राइटिंग का। तो थोड़ी भी राइटिंग पे भी थोड़ा सा वर्क करना, एक जो आपका चेक करने वाला है उसके सामने आपकी राइटिंग प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। और कोई डाउट है? सर आपने सोशियोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर की थी एक्सेप्ट एनसीईआरटी? एक सी.एन. शंकर की बुक आती है, अपॉर्चुनिटी। हाँ सी.एन. शंकर की बुक आती है ना, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यस सर। वो बड़ी पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए आती है बुक यूनिक सोसाइटी बाय राम नूजा, ठीक है, वो भी पेपर 2 के लिए। उसके अलावा एक बुक आती है एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सिंघानिया, वो बुक पढ़ लो। और इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी टाइम बचा है थोड़ा सा, ठीक है, तो एक बुक आती है उसकी कोलम्बस की, मोटी सी बुक होती है ब्लू से कलर की। उस बुक से जो टॉपिक्स थे, फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या है, उन चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए उस कोलम्बस की बुक से आप उसको रीड करो, ताकि आपका क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस भी आए मेन्स में सोशियोलॉजी में, तो बिकॉज आपके बेसिक सारे क्लियर हैं ड्यू टू कोलम्बस, तो आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट शुड बी योर की। सबसे पहले तो सी.एन. शंकर से आपको सिलेबस आपका कवर हो जाएगा सोशियोलॉजी का, उसके बाद एसेंशियल सोशियोलॉजी से और कोलम्बस से आपका एक वाइड पर्सपेक्टिव बन जाएगा सोशियोलॉजी के लिए कि आपको क्वेश्चन आपको नहीं भी आता पेपर में, इफ द क्वेश्चन इज नॉट ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, तो उस क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करना है इफ यू हैव स्टडीड द कोलम्बस, तो वो भी आपके क्वेश्चन को कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो रहा है? कोई डाउट हो? नो सर। किसी और का डाउट है? ठीक है, तो जो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और वो मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया, ठीक है। तो अब जब हम भी ऐसे ही तो बैठते तो ज़्यादा करते हैं क्या बोर कर रहा है, सब तो पता ही है आपको, ठीक है। तो मतलब स्टडी सबकी सेम ही है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत अलग सा पढ़ा है, मैंने बिल्कुल आपकी तरह ही पढ़ा है, जो आप पढ़ रहे हो वही लाइन्स पे पढ़ा है मैंने, बस ये है कि मेरा पेपर निकल गया है, सो थोड़ी सी बेइज्जत पड़ गई है, बट रिजल्ट आने से पहले मैं भी ऐसे था कि सोच ही रहा था कि ये ठीक पढ़ रहा हूँ मैं कि नहीं ठीक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो बिलीव इन योरसेल्फ,
मतलब जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि यार अगर आपके प्रीलिम में 50 मार्क्स आ रहे हैं फिर बिलीव करने की जरूरत नहीं आपको, फिर आप ही कमी है, ठीक है। बट मान लो आपके प्रीलिम में कट ऑफ 90 है, 100 जा रही है, आपके 95 है, 96 है, देन बिलीव इन योरसेल्फ। अगर 50 है फिर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, देन यू आर अट अ फेलियर, ठीक है। बट अगर आपके मार्क्स थोड़े मतलब उसी लाइन पे हैं ऑन, तो यू आर गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक, ठीक है। आपके जो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की हो रही है या मेंस की हो रही है, यू आर गेटिंग गुड स्कोर इन इट, ठीक है, देन बिलीव इन योरसेल्फ। अदरवाइज नो, देन कंसल्ट द टीचर, टीचर मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, बट बिलीव इन योरसेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपके मेंटर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से बहुत फॉलो करो, ठीक है। कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है कि भाई मेरे से मतलब मुझे ये नहीं हो रहा या मेरे को किसी एक सब्जेक्ट में मुश्किल आ रही है, क्योंकि भाई हर एक का एक्सपेक्ट ऐसा होता है जो आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ठीक है। इन माई के इट वॉज ज्योग्राफी, मुझे कभी भी ऐसे ज्योग्राफी अच्छी लगी इन पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आई वाज ऑलवेज लाइक कि यार जब बिल्कुल अगर खा पी लिया हुआ है अच्छे से रिलैक्स है तभी ज्योग्राफी पढ़नी है, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर ज्योग्राफी पढ़ो नींद आने लग पड़ती है, ठीक है। किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटी होगा, हर एक को नहीं एक्सपेक्ट ऐसा होगा जो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो पॉइंट दैट सब्जेक्ट आओ, उसको अलग से पढ़ो, उसको अच्छे से बिल्कुल आप फ्रेश हो तब उसको पढ़ो। उसके अलावा जो आपके स्पेक्ट अच्छे हैं उनको और अच्छा करो, ठीक है। जो भी आपकी स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, ठीक है, आपको इतने सारे मेंटर्स आ रहे होंगे, टॉपर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब आपके पास आ रहे होंगे, उन सबको सुनो एंड उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, किसी की भी फॉलो मत करो, बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट, उनके हर एक के हालात अलग अलग थे, ठीक है। आई माइट हैव अ वन प्लस पॉइंट जो आपको नहीं बता पाया मैं, कि भाई मेरे शायद मेरे पापा सिविल सर्वेंट पहले से थे, या फिर हमारे कोई रिलेशन में गाइड करने वाला था, या फिर मैं बचपन से तैयारी कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, 10th की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब हर एक कुछ ना कुछ से प्लस पॉइंट होगा जो आपको वो नहीं पता लगेगा इतने छोटे इंटरेक्शन में, ठीक है। बट यू ऑल्सो विल हैव सम प्लस पॉइंट, ठीक है। तो हर एक आदमी डिफरेंट है और हर एक आदमी की अपनी अलग स्ट्रेटजी होगी, बट द पॉइंट इज कि आपको जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करो, उसको अच्छे से पढ़ो। मतलब दिन में अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ो, ठीक है। मतलब मोर जैसे हमने तैयारी शुरू की थी, तो एक मेरे फ्रेंड है, फ्रेंड हमारे सीनियर थे कॉलेज में, तो ही वॉज सिलेक्टेड एज DSP 2013 में, ठीक है। तो उनके साथ मेरी बात हुई, सर मैंने भी तैयारी करनी है HS की, तो उन्होंने बात बोला कि बेटा अक्षय यार ये HS है, ये तू है, ये डिस्टेंस तूने कवर करना है, चाहे 5 साल में कर, 15 साल में कर, 10 साल में कर, तेरे को इतना पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हार्डवर्क हैज़ नो अल्टरनेटिव टू इट, बट बस ये है कि यू हैव टू बी श्योर कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हो इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। वो आप कैसे लगेगा पता, टॉपर्स आ रहे हैं यहाँ पे, आपके टीचर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, उनसे डिस्कस करो और बिलीव इन योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, यू आर हियर स्टडिंग, वो बाहर घूम रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव जॉब्स, ठीक है। सोशल मीडिया में फोटोज आते हैं, वो क्रेज अबाउट इट, मैं क्यों कर रहा, वो क्यों कर रहे हैं। सो अगर थोड़ा सा निकल जाता है तो लगता है कि ठीक है मैंने मतलब आए अचीव कर, नहीं हो तो आपको बुरा लगता है। तो मतलब उस सबको फॉरगेट अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बिलीव इन योरसेल्फ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और जो बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, डोंट लिसन टू हिम आफ्टर दैट और हर आफ्टर, ठीक है। और बस यही है, बाकी तो सब समझदार हो, सबने ग्रेजुएशन की हुई है ना, तो चलो बेस्ट ऑफ लक। और